Welcome to another lecture on NCERT CBSE इंडियन इकोनॉमी और हम इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी करना है, पहले 1948 फिर 56 और ऑनवर्ड्स। लेकिन इससे पहले ये बेहतर होगा हमारे लिए कि हम समझें कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947-48 एट दैट टाइम इसकी पोजीशन क्या थी। तो वो बात समझ आ जाएगी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझना भी थोड़ा हमारे लिए यानी कि ज़्यादा आसान होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक चीज़ हमने स्टडी की है जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था इंडिया पे। उसमें हमने ये बात समझी कि ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट इंडिया की इंडस्ट्री पे ये था कि यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम किसे कहते हैं? एक तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री बन गई, यानी इंडस्ट्रीज बनती रहती है इसमें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास इंडस्ट्री है लेकिन इंडस्ट्री की लेवल या उनकी क्वांटिटी जो है, उनका नंबर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री है लेकिन ये ख़त्म हो गई। अब इसके दो बुनियादी वजूहात थी। देयर वर टू बेसिक रीजन्स। एक रीज़न ये था कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे उन्होंने एक मार्केट बनाया फॉर फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम देयर कंट्री। तो अपनी कंट्री में जो वो फाइनल जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो वो चाहते थे कि इनके लिए इंडिया जो है एक मार्केट बने। तो इसलिए इंडिया को एक मार्केट में तब्दील किया गया और यहाँ की इंडस्ट्री जो है उसको या तो डिस्करेज किया गया या उसके खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाए गए और उसको ख़त्म किया गया, तबाह किया गया। दूसरी चीज़ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि जो इंडिया में रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो रहा था, तैयार हो रहा था, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था, तो जो रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार हो रहा था तो उसको यूज़ किया गया ब्रिटेन में। यानी कि यहाँ पे इंडिया में जो है रॉ मटेरियल जो यहाँ पे बनता था उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ब्रिटेन लिया जाता था और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे। तो उनको यहाँ का रॉ मटेरियल चाहिए था और उनको एक मार्केट चाहिए था बड़ा सा जहाँ पे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को यानी कि सेल करें। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को धीरे धीरे जो है नुकसान पहुँचता गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है या इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत सख्त अंदाज से मुतासिर हुई। अब 1947 पे हम आते हैं, आज़ादी के वक्त पे हम आते हैं। देखिए, जो अब बची कुची यहाँ पे इंडस्ट्री थी उसका हाल क्या था? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है कि इट वाज अंडर डेवलप्ड, यानी कि जिस तरीके की इंडस्ट्री उस वक्त यूएसए में थी या फिर ब्रिटेन में थी या फिर जर्मनी में थी या दीगर कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में थी, तो उस किस्म की इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। इट वाज क्वाइट अंडर डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री थी, ना होने के बराबर वाली इंडस्ट्री यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी इट वाज लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि कुछ ही थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के या इंडस्ट्री के, कुछ ही चीज़ें यहाँ पे बनती थी, बेशतर चीज़ें यहाँ पे नहीं बनती थी, जिसको हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं थी। कुछ चीज़ें बनती थी, बेशतर चीज़ें, अक्सर चीज़ें यहाँ पे नहीं बनती थी जो इंडस्ट्री में बनती हैं अदरवाइज़। तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो है कि लिमिटेड एरियाज़, यानी कि इंडिया जो एक इतना बड़ा यानी कि मुल्क है तो ओब्वियसली इट इज़ अ बिग कंट्री, तो यहाँ पे कुछ ही एरियाज़ जो है वो डेवलप्ड थे इंडस्ट्री के हिसाब से, बाकी जो एरियाज़ थे वो बिल्कुल
इंडस्ट्री का वहाँ पर नामो निशान नहीं था, या अगर थी भी तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम थी। तो ये तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये चीज़ भी अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं और ये चीज़ भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम चौथी चीज़ पे आते हैं, वो है कि अब जो कुछ भी इंडस्ट्री थी अक्सर क्या था, मेनली ये कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें बनती थी वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनती थी। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है जाहिर सी बात है उसको मशीनरी चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्शन करे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं बनते थे। कैपिटल गुड्स जिनको हम कहते हैं, जिनके ज़रिए से फिर बाकी गुड्स और सर्विसेज या गुड्स जो क्रिएट किए जाते हैं, वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं थी। मशीनरी वगैरह यहाँ पे नहीं बनती थी, बस वो चीज़ें बनती थी जो कंज्यूमर खुद के लिए इस्तेमाल करता था। और फाइनली जो चीज़ याद रखनी है आपने, वो है कि जो यहाँ का इंडस्ट्रियल सिस्टम था, जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, जिस तरीके से इंडस्ट्री को यहाँ पर रन किया जाता था, वो काफ़ी प्रिमिटिव था, पुराना था, यानी कि वो मॉडर्न नहीं था। वहाँ पे जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हम बाकी कंट्रीज़ में एट दैट टाइम पाते थे, जैसे कि यूएसए है, जर्मनी है, या फ्रांस है, ब्रिटेन है। बहरहाल जर्मनी की तो हम बात कर सकते हैं, 1945 में किसी हद तक ये तबाह हो चुका था, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से वहाँ पर नुकसान हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो बढ़िया था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिस्टम था ऑर्गेनाइजेशनल, जिस तरीके से इंडस्ट्री रन होती थी, वहाँ पे कास्ट और जॉइंट फैमिली सिस्टम का यूज़ होता था। यानी कि विद इन ए फैमिली एक इंडस्ट्री होती थी या एक फर्म होती थी, वो चलाती थी, एक कंपनी होती थी। ऐसा नहीं होता था जैसे आज होता है, एक का एक कारखाना होता है, प्लांट होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, फिर मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग, डिफरेंट किस्म के लोग काम करने आते हैं, दूर दूर से काम करने आते हैं। तो ऐसा नहीं था, कास्ट बेस्ड था, जॉइंट फैमिली सिस्टम बेस्ड था। तो इसी तरह यहाँ पे फर्म्स का सिस्टम चलता था। अब हम आते हैं मेन इंडस्ट्रीज कौन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। थोड़ी ही प्रोडक्शन होती थी, लेकिन वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे यानी कि प्रोडक्शन एट दैट टाइम जो यहाँ पे मौजूद थी, कम से कम अगरचे अंडर डेवलप्ड ही थी लेकिन मौजूद थी। तो उसमें से पहला है कॉटन इंडस्ट्री, ओके, दूसरा है जूट इंडस्ट्री, तीसरा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, चौथा है शुगर इंडस्ट्री, फिफ्थ वन इज सीमेंट इंडस्ट्री, सिक्स्थ वन इज सम केमिकल्स यहाँ पे बनते थे, और लेदर इंडस्ट्री। तो ये कुछ बची कुची थोड़ी बहुत कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत इनकी यानी इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होती थी इन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से। सो दीज वर द मेन इंडस्ट्रीज़ दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम ये देखते हैं कि जो मेन एरियाज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत थी, कम थी, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थी। तो उसमें मुंबई पुणे रीजन आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी, बाकी एरियाज़ के मुकाबले में डेवलप्ड थोड़ा सिस्टम था। इसी तरह हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी। इसी तरह बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत थी। इसी तरह बेंगलोर है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी। इसी तरह अहमदाबाद वडोदरा रीजन, हाँ, तो यहाँ एक एरिया है अहमदाबाद गुजरात के साइड में, तो वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत इंडस्ट्री यानी कि थी, अंडर डेवलप्ड थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये बाकी कंट्री के मुकाबले में एडवांस्ड रीजन्स थे इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम एक अहम नुक्ते पे आते हैं, भाई इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कैसी थी यहाँ पे। हाउ डिड इंडस्ट्री परफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 या 50, अगर आप बताएंगे तो उस वक्त इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो यहाँ पे हम दो स्टैटिस्टिक्स, दो सोर्सेज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री की पोजीशन क्या थी। तो एंगस मैडिसन, हाँ, ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, और इन्होंने बुक लिखी है द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये अवेलेबल इंटरनेट पे है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में मैडिसन लिखते हैं कि 1820 में इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल जीडीपी में, ठीक है, ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का शेयर था 16%।
यानी कि अगर 100 रुपीज़ की प्रोडक्शन हो रही थी या जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा था दुनिया में, तो उसमें 16% जो है वो इंडिया में 16 रुपीज़ का या डॉलर्स का इंडिया में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये दुनिया में $100 का, तो इंडिया में $16 का, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $16 16% पूरे दुनिया का जीडीपी एक कंट्री बनाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब हम 1870 में आते हैं तो दुनिया ने काफ़ी तरक्की की थी। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यूएसए वगैरह, तो उन्होंने तरक्की की थी। तो इंडिया का जो शेयर है वो कम हो चुका था, 12.1 पे आ चुका था। 1920 में इंडिया का शेयर 7.5 तक आ चुका था और 1950 में 4.2 तक आ चुका था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इकॉनमी की पोजीशन है वो इन कम से कम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, वो दिन ब दिन इसका ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा था। इंडियन इकॉनमी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम 16% से 1820 से लेकर 4.2% पे आ जाते हैं 1950 में। तो इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा कि हमारा कोई भी सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है। इसकी प्रोडक्शन में एक्चुअली कमी हो रही है। जो चीज़ हमने पहले बताई कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई, ठीक है। अब हम और एक सोर्स कोट करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे है डेविड किलिंगन स्मिथ एंड जेफरी जी विलियमसन। इनका पेपर 2004 में आया NBER वर्किंग पेपर्स में। इसका नाम था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल, न्यू आइडियाज़ न्यू एविडेंस, ठीक है। तो और एक ऑथर है पॉल बैरोश, 1982 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल्स फ्रॉम 1750 टू 1980, जर्नल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। ये दो सोर्सेज हैं और ये हमें क्या बताते हैं, तो जनरल मैंने दोनों का यहाँ पे कंबाइन करके आपके सामने रखा है। तो ये कहते हैं कि 1750 में, ठीक है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, ठीक, एज शेयर ऑफ ग्लोबल आउटपुट वो 25% था। यानी कि पूरी दुनिया में अगर $100 के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते थे पूरी दुनिया में, तो $25 के इंडिया में बनते थे। इमेजिन, पूरी दुनिया का 25% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बनता था वो इंडिया में बनता था 1750 में। अब ओब्वियसली इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में, फिर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि 1900 में ये 2% पे आ जाता है। इमेजिन 25% से हम 2% पे आ जाते हैं, तो कितना बड़ा ये डिक्रीज़ है इन इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ इंडिया। तो और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 150 ईयर्स में पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब इतना हो चुका था कि इंडिया का शेयर 25 से 2% पे आ जाता है। और फिर 1913 पे अगर हम जाएंगे तो ये 1.7 पे आ जाता है। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी थी, इंडस्ट्री का डिक्लाइन चल रहा था। जो भी ब्रिटिश यानी कि राज यहाँ पे 1750 से अगर आप देखेंगे 1950 तक जो राज था या 1940 तक, तो ये इंडस्ट्री विद ईच पासिंग ईयर डिक्लाइन हो रही थी। इंडिया की इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर हो गई थी। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जो यहाँ पे हमारा एक्चुअल इशू है कि जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, तो हम कहेंगे इट वाज वेरी अंडर डेवलप्ड, वेरी वीक, वेरी फ्रेजाइल, और बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी। इससे पहले इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर था इन कंपैरिजन टू जब ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पे, इंपीरियल पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्पोज की। आने वाले लेक्चर में हम 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। आई होप कि ये चीज़ जो आज हमने डिस्कस की, इससे हमें मदद मिलेगी इस पॉलिसी को बेहतर समझने में और उसके बाद क्या हुआ वो चीज़ें बेहतर समझने में। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू।